हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों को नोट्स चाहिए। तो इतने सारे कमेंट्स देखते हुए हम लोगों ने एक नया स्टेप उठाया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च की है हमारी एक न्यू वेबसाइट, जहाँ पर आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th के नोट्स जल्दी ही मिल जाएंगे। तो अगर आपको उसके अच्छे से नोट्स चाहिए तो आप उस वेबसाइट पर जाकर उन्हें ले सकते हैं, पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब अगर इस वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 17 जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है लिबिया। तो लिबिया नॉर्थ अफ्रीका की एक काफ़ी पुअर सी कंट्री थी और लॉन्ग एगो लिबिया को पहले इटाली कंट्रोल किया करती थी। इसका मतलब ये है कि लिबिया पहले इटाली की एक कोलोनाइजेशन हुआ करता था। तो काफ़ी सारी लंबी फाइट्स के बाद लिबिया फ्री हुई लास्ट में 1951 में। तो लिबिया को जब अपनी इंडिपेंडेंस मिली तो इटाली ने यहाँ पर सारी की सारी पावर हैंड कर दी थी, किंग इद्रीस को हैंड ओवर कर दी थी ये सारी पावर। तो किंग इद्रीस अपने अलग अलग कई सारे रिच पावरफुल फैमिलीज के साथ मिलकर इस कंट्री को अब रूल करने लगा था। लोगों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफ़ी सारे लिबिया के लोग अलग अलग ट्राइब्स में रहा करते थे। वो लोग फार्मिंग और एनिमल रेजिंग के थ्रू गुजारा कर लिया करते थे। हर ट्राइब को यहाँ पर उनके अपने अपने ट्रेडिशनल ट्राइबल चीफ्स कंट्रोल किया करते थे। ये वो लोग होते थे ट्राइब के जो कि काफ़ी सारे ट्राइब के ओल्ड और इम्पॉर्टेंट कोई बड़े ओल्डर पर्सन हो, वही लोग इस ट्राइब को कंट्रोल किया करते थे। 1959 में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पेट्रोलियम ऑयल लिबिया में डिस्कवर किया गया, जिसकी वजह से कंट्री में अचानक से काफ़ी सारा पैसा आना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन सिर्फ कंट्री के किंग और कुछ फ्यू रिच पीपल ही इन पैसों का बेनिफिट ले रहे थे और ऑर्डिनरी पीपल को इन पैसों के आने या जाने से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। अब अगर हम यहाँ पर यूथ की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम नॉर्थ अफ्रीका में यंग पीपल ने ये सारी चीज़ों को देखते हुए चेंजेस को डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर उन लोगों को चाहिए थी एक मॉडर्न कंट्री, एक ऐसी मॉडर्न कंट्री जो ओल्ड कॉलोनियल पावर्स जहाँ पर उन लोगों को कंट्रोल ना कर सके। नेक्स्ट उन्हें चाहिए था कि उनके वुमेन को बेटर ट्रीटमेंट मिल सके और उनके ट्राइब्स के बीच में जो आपसी फाइट्स होती रहती हैं वो लोग रोक सके। उन लोगों को यूनिटी और पीस चाहिए था लिबिया में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑयल के जितना भी वेल्थ है वो लोग ये चाहते थे कि सारी की सारी ऑयल की वेल्थ सभी लिबियंस में फेयरली शेयर की जाए। ये सारी बातें इनके सारे आइडियाज़ काफ़ी सारे लिबियंस को पसंद आने लगे, जिसकी वजह से सभी लोग इन लोगों के साथ ज्वाइंट होकर प्रोटेस्ट करने लगे। अब यहाँ पर 1969 में मुअम्मर गद्दाफी, जो कि उस टाइम पर वहाँ के एक रेवोल्यूशनरी लीडर या फिर मिलिट्री ऑफिसर भी रहे थे, उन्होंने 70 यंग आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर यहाँ पर लिबिया का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। जिसके बाद इन लोगों ने अपने आप को फ्री ऑफिसर्स मूवमेंट इस चीज़ को कहा था। जिसके बाद यहाँ पर किंग इद्रीस यहाँ से भाग चुका था और मोनार्की लिबिया से ख़त्म हो चुकी थी। आर्मी ने इस चीज़ को फुल्ली सपोर्ट किया और यहाँ पर लिबिया को रीनेम किया गया सोशलिस्ट लिबियन अरब रिपब्लिक। यहाँ पर इनका एम सिंपल था, क्रिएटिंग ए मॉडर्न इक्वल सोसाइटी जो कि इस्लामिक रूल्स को और इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर सके। और इसीलिए एक ग्रुप ऑफ 12 मिलिट्री लीडर्स ने यहाँ पर अपने एक ग्रुप की फॉर्मेशन की, जिसे इन लोगों ने नाम दिया रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल यानी कि RCC, जो कि अब कंट्री को रूल करने लगी। गद्दाफी के आने से पहले लिबिया में कई सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे कि कई सारे लोग ट्राइब्स में रहा करते थे, तो वो लोग सिर्फ अपने ट्राइब के ऑनर के बारे में ही सोचा करते थे। पूरी कंट्री के कलेक्टेड ऑनर के बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। वो लोग सिर्फ अपने ट्राइबल ऑनर के बारे में ही सोचा करते थे। कई सारे लोग पूर नोमैड्स थे, यानी कि वो लोग जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, वो लोग यहाँ से वहाँ अपने एनिमल्स के साथ घूमा करते थे। कई सारे लोग इलिटरेट थे और कई सारे जितने भी वुमेन हैं वो लोग पर्दा में रहा करते थे और इसी की वजह से वो लोग पब्लिक एक्टिविटीज़ को और वर्क को ज्वाइन नहीं कर पाते थे। अब रिफॉर्म्स मेजर जो गद्दाफी के आने के बाद हुए, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में रिफॉर्म्स किए गए। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑयल को नेशनलाइज कर लिया गया। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट ने यहाँ पर फुल ऑयल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था, ऑयल रिसोर्सेज का, और ऑयल प्रॉफिट्स यहाँ पर फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे
अमॉन्ग सिटीजन्स, और यहाँ पर इरिगेटेड लैंड जितनी भी है वो पूर नोमैड्स को दी जा रही थी ताकि वो लोग नोमैडिज्म को रिड्यूस कर सके। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सब्सिडाइज्ड हाउसिंग स्कीम भी यहाँ पर डेवलप की थी ताकि लोगों को घर मिल सके। और सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन सबको दी जा रही थी इंक्लूडिंग गर्ल्स, और फ्री हेल्थ केयर सबको मिल रही थी, इक्वल राइट्स मिल रहे थे वुमेन को, ताकि अब वुमेन भी वहाँ पर प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थी, बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट कर सकती थी और गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकती थी। और इसके आउटकम की अगर हम बात करें तो इसका आउटकम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आया, क्योंकि इसके आउटकम ने लिबिया को बना दिया एक मोस्ट सोशली डेवलप्ड कंट्री इन होल अफ्रीका, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी लोगों का बढ़ गया था फ्रॉम 50 टू 77 ईयर्स, और यहाँ पर लिटरेसी रेट भी 90+ हो चुका था बिटवीन बोथ मेन एंड वुमेन। अब हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स की भी बात करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही थी, लेकिन एक प्रॉपर डेमोक्रेसी को लेकर आज भी लिबिया में प्रॉब्लम्स हो रहे थे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ सोशल चेंजेस की। तो यहाँ पर डेवलपमेंट जितना भी सिटी लाइफ में बढ़ता जा रहा था उसकी वजह से ऑटोमेटिकली लोगों की ट्राइबल आइडेंटिटी वीकर होती जा रही थी। अब आप सोचेंगे कि सिटी लाइफ के डेवलपमेंट से ट्राइबल आइडेंटिटी का क्या लेना देना है। तो सबसे पहले सिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी, और तो अलग अलग ट्राइब्स से अलग अलग लोग यहाँ पर आकर मिक्सअप होने लगे थे सिटी में, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ट्राइबल आइडेंटिटी वीकर होती चली गई। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सारे के सारे मेजर जॉब्स और इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा था, और एक न्यू मिडिल क्लास जो भी है उन लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन वो लोग गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो लोग अपने बिजनेस स्टार्ट कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों में डिससैटिस्फैक्शन होने लगा था। अब हम बात करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स की जो यहाँ पर डेमोक्रेसी लाने में इन लोगों के सामने आई। सबसे पहला था ट्राइबल माइंडसेट। लोग अपने ट्राइबल माइंडसेट को छोड़ना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट थे नोमैडिक लाइफस्टाइल। लोग अब भी अपने नोमैडिक लाइफस्टाइल के काफ़ी ज़्यादा आदी थे। नेक्स्ट है इलिटरेसी। इवन दो लोग लिटरेट थे, लेकिन वो लोगों की सोच उतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्राई किया था काफ़ी सारी पीपल्स काउंसिल को सेटअप करने के लिए, और यहाँ पर उन लोगों ने क्रिएट किया था एक इलेक्टेड पीपल्स असेंबली, जहाँ पर एक न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज जहाँ पर यहाँ आ रही थी लिबिया में, उन लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। लेकिन अब हम बात करते हैं गद्दाफी के आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। यहाँ पर गद्दाफी और आरसीसी ये दोनों ही बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक बॉडीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया करते थे। अब इसीलिए इन लोगों ने एक रेवोल्यूशनरी काउंसिल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये रेवोल्यूशनरी काउंसिल्स इलेक्टेड नहीं थी, यानी कि लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया था। ये लोग बिल्कुल भी इलेक्टेड नहीं थे। लेकिन जितने भी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जहाँ पर जितने भी इलेक्टेड पीपल है जिन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, उन सारे इलेक्टेड लीडर्स को भी इन नॉन इलेक्टेड पीपल की बातों को फॉलो करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोगों ने धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया डेमोक्रेसी से। क्योंकि डिक्टेटरशिप के फीचर्स ही ऐसे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेस को फ्रीडम नहीं मिलता, इन गवर्नमेंट के आसपास कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती नहीं है, और कोई ट्रेड यूनियंस नहीं होते। क्रिटिसिज्म, अगर आप गवर्नमेंट को थोड़ा भी क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज होती है या फिर जो ओपोनेंट्स जितने भी होते हैं, उन्हें या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर टॉर्चर किया जाता है या फिर मार दिया जाता है। तो इसीलिए पावर गद्दाफी और कुछ रिच पीपल के ही हाथ में हुआ करती थी। वो लोग ही सारे कंट्री को कंट्रोल किया करते थे, जिसकी वजह से लोगों के में हेट्रेड धीरे धीरे उगना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन वो लोग अब भी इस बात को फ्रीली नहीं कह पा रहे थे। अब हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग की। अब यहाँ पर 2010 में कई सारी अरब कंट्रीज़ में हमें देखने को मिले एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट। ये वेव ऑफ प्रोटेस्ट में लोग डिमांड कर रहे थे अपना डेमोक्रेसी और फ्रीडम। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था तुनिशिया में, जिसके बाद ये स्प्रेड हुआ इजिप्ट, फिर लिबिया, फिर यमन, बहरीन और सीरिया तक। तो ये वेव ऑफ प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन जितने भी अरब कंट्रीज़ में आए, इन्हें हम कहेंगे अरब स्प्रिंग, जो कि 2010 में हुआ था। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन लिबिया। सबसे पहले हम सिटीज़ के लिविंग कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बेनगाजी जैसी सिटीज़ में तो रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ यानी कि सिविक एमिनिटीज़ जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स,
हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा पुअर हो चुके थे और कई सारे लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे और इन लोगों के पास स्टेबल इनकम भी नहीं थी। लेकिन लोगों ने धीरे-धीरे एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर दिया था थ्रू इंटरनेट। तो अब वो लोग आसानी से एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बता भी सकते थे, शेयर कर पा रहे थे वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से लोगों की अंदर की आग बढ़ती चली गई जब उन्हें पता चला कि काफ़ी सारी अलग-अलग प्लेसेस में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है। लेकिन गवर्नमेंट रन मीडिया ऐसी है कि वो मीडिया यहाँ पर ये सब इश्यूज़ के बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताती थी। तो इसीलिए जनवरी 2011 में कई सारे बेदा सिटी के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन लोगों के हाउसेस टाइम पर बिल्ड नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल करप्शन था। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। ये प्रोटेस्ट सबसे पहले पीसफुल मार्च ही थे, लेकिन धीरे-धीरे पुलिस ने इन लोगों को स्टॉप और सप्रेस करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट अब दूसरे सिटीज़ में भी स्प्रेड होते चले गए। बाई फरवरी ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो चुके थे और बेनगाजी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पीपल ने पुलिस के अगेंस्ट भी मार्च करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से पुलिस ने लोगों पर फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंज्योर हो चुके थे। तो इसीलिए अब कई लोग अपने हाथ में वेपन्स उठाना स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पर धीरे धीरे कई सारे रेबिलियन ग्रुप्स भी गद्दाफी के अगेंस्ट बन चुके थे। इन ग्रुप्स में अलग अलग लोग इंक्लूडेड थे और इन लोगों में से कुछ सोल्जर्स भी वो सोल्जर्स भी थे जिन लोगों ने गद्दाफी की आर्मी को छोड़कर इन रेबेलियन ग्रुप्स को सपोर्ट किया। और यहाँ पर कई सारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी थे, जैसे कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, वर्कर्स या फिर कोई और। अब हम बात करते हैं इन रेबल ग्रुप्स के बारे में। ये सारे जितने भी अलग अलग रेबल ग्रुप्स थे, ये सभी लोग एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गए थे और अब सभी लोग एक दूसरे के साथ जॉइंट होकर गद्दाफी के अगेंस्ट एक साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ पर गवर्नमेंट फोर्सेस भी प्रोटेस्टर्स पर शूट करती जा रही थी और प्रोटेस्टर्स ने भी इसी की वजह से काफ़ी सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते इन लोगों ने एक लोकल रेडियो स्टेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और लोगों की यहाँ पर सिर्फ दो डिमांड्स थी। सबसे पहली डिमांड ये कि वो गद्दाफी उन्हें उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन वापस ला दे और नेक्स्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कंट्री में वापस आ जाए। तो गद्दाफी ने भी यहाँ पर खुद के सपोर्ट में कई सारी रैलीज निकाली ताकि लोग भी उसके फेवर में आ सके, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे सिचुएशन एक बिग सिविल वॉर में बदल गई। यहाँ पर ऑर्डिनरी लोग भी अब गन्स का यूज़ करना स्टार्ट कर चुके थे। अब कई सारे मिलिट्री मेंबर्स ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया और इन्हें ज्वाइन करते चले गए। अब गद्दाफी ने उसके खुद के आर्मी और एयर फोर्सेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए। कई सारे लोग इसी की वजह से मरते चले गए, क्योंकि एयर फोर्सेस के थ्रू यहाँ पर गद्दाफी कई सारे लोगों पर बॉम्ब गिराता जाता था। अब फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर कई सारी इंटरफियर करने लगी थी इन लोगों के सिविल वॉर के बीच। कई सारी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, ये लोग भी चाहते थे कि गद्दाफी यहाँ पर फेल हो जाए और गद्दाफी का कंट्रोल कंट्री पर से हट जाए। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों चाहते थे? तो ऑब्वियस इसका रीज़न ये है कि वो लोग पहले लिबिया की पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे ताकि वो लोग वहाँ के ह्यूज ऑयल रिसोर्सेस पर अपना कंट्रोल जमा सके। यहाँ पर इसी की वजह से इन लोगों ने कई सारे रेबल ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इन लोगों ने धीरे धीरे लिबिया को एक और डीपर सिविल वॉर में धकेल दिया। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने लिबिया को एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से गद्दाफी अब वहाँ पर अपने एयर फोर्सेस का यूज़ नहीं कर पा रहा था और अपने रेबल्स पर बॉम्ब्स भी नहीं गिरा पा रहा था। लेकिन फिर भी गद्दाफी ने अपने अटैक्स करना जारी रखा। तो इसीलिए फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन तीनों ने मिलकर यहाँ पर गद्दाफी के मिलिट्री बेसिस पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कई सारी मंथ्स की लड़ाई होने के बाद लिबियन पीपल ने गद्दाफी को हरा दिया और गद्दाफी को रिमूव कर दिया अपनी पोजीशन से, जिसके बाद उसने अपने कंट्रोल को खो दिया और उसका राइम कोलैप्स हो गया। अब यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट ने ओथ लिया 14 नवंबर 2012 में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गद्दाफी के साथ क्या हुआ, तो उसे अपनी पावर से हटाने के बाद शॉर्टली उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट ने, जैसे कि मैंने अभी कहा, एक नई गवर्नमेंट ने 14 नवंबर 2012 को एक नई गवर्नमेंट ने ओथ लिया और ये वो गवर्नमेंट थी जिसे फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज किया गया था। यहाँ पर मोर देन 100 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 200 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट भी हुए थे और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट की गई थी। एक होप थी कि
डेमोक्रेसी यहाँ पर लिबिया में धीरे-धीरे काम करने लग जाएगी और होल वर्ल्ड यही सोच रहा सारे वर्ल्ड के दिमाग में बस यही 2 चीज़ें थी, जिसकी वजह से सभी लोग लिबिया को देख रहे थे। सबसे पहला, क्या यहाँ की डेमोक्रेसी सक्सीड हो पाएगी, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या लिबिया स्टेबल और पीसफुल कभी रह पाएगी। इसी के साथ सबसे पहली कंट्री के बारे में हमने लिबिया के बारे में जान लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है म्यांमार यानी कि बर्मा। बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार भी बुलाते हैं, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और इंडिया भी म्यांमार के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। और इंडिया की ही तरह बर्मा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन बर्मा ब्रिटिशर्स के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहां से उन लोगों को टीकवुड, राइस, टिन और कई सारे प्रीशियस स्टोन्स लाइक रूबीज और सफायर्स मिला करते थे। बर्मा भी इंडिया की तरह इंडिपेंडेंट हुआ 1948 में, ठीक इंडिया की इंडिपेंडेंस के 5 मंथ्स बाद। और यहाँ पर इंडिया की ही तरह इन लोगों ने भी अपनी पार्लियामेंट को सेटअप किया विद 2 हाउसेस। अब इलेक्शंस यहाँ पर हुए 1951, 56 और 1960 में। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्ट भी लिया। सबसे पहले ऐसा लगने लगा था शुरुआत में कि बर्मा भी अब एक इंडिया की ही तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन जाएगा, लेकिन बर्मा में एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो नेशन को लीड करने के लिए चाहिए होती है, ऐसी बर्मा में एक पार्टी नहीं थी। इंडिया की ही तरह कई सारे वहां पर प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करते थे, तो बर्मा के पास कई सारे अलग अलग स्मॉल स्टेट्स थे जहां पर कई सारे अलग अलग एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहा करते थे। इन ग्रुप्स में सभी लोग अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग आइडेंटिटीज से आते हैं। तो यहाँ पर उस टाइम के लीडर ऑंग सन, जो उस टाइम के बर्मन एथनिक ग्रुप के लीडर थे, और साथ में ऑंग सन सूकी, हमारे लेसन में आने वाली अगली कैरेक्टर के फादर भी थे। ऑंग सन सूकी के फादर यहाँ पर ऑंग सन ने, जिन्होंने यहाँ पर बर्मा को लीड किया था इंडिपेंडेंस की तरफ, 1947 में इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ। तो इस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे उनकी एथनिक राइट्स को और उन्हें इंक्लूड करेंगे अपनी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। लेकिन ऑंग सन को यहाँ पर असैसिनेट कर दिया गया, जिसके साथ इनका ये प्लान फेल हो चुका था। और उनकी डेथ के बाद यहाँ पर बर्मीज आर्मी ने स्लोली एथनिक एरियाज में एंटर करना स्टार्ट कर दिया था और उन लोगों पर फोर्सफुली वो लोग रूल करने लगे थे। अब कई सारे एथनिक ग्रुप के लोगों ने इसके अगेंस्ट अपने हाथों में हथियार भी उठाए और ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल और अपने राइट्स की वो लोग डिमांड करने लगे। उन लोगों को चाहिए थी खुद की इंक्लूसिव एक गवर्नमेंट। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते चले गए और 1962 में जहाँ यहाँ पर की जो भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसे ओवरथ्रो करके एक मिलिट्री कूप यानी कि एक आर्मी जनरल नेविन ने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली और कंट्री पर कंट्रोल करने लगे। अब ये लोग क्लेम तो करते थे कि ये आर्मी जनरल्स क्लेम तो करते थे कि वो लोग बर्मा को रूल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्या सोशलिस्टिक पॉलिसीज़, लेकिन ऐसा था नहीं। इसके अंडर इन लोगों ने कई सारे मेजर रिसोर्सेस जैसे कि मिनरल रिसोर्सेस और इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया, यानी कि अपने अंडर कर लिया था। और लोगों को अब ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे थे और ये फ्री एजुकेशन के साथ हेल्थ केयर भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे और साथ में लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट कई सारे लॉस पास कर रहे थे और लोगों पुअर पीजेंट्स को उनके राइट्स दिलवाने के लिए। और कई सारी जगह से इन लोगों ने लैंड रेंट भी अबॉलिश करवा दिया था। लेकिन रियलिटी की बात यह है कि लोगों को इससे फ़ायदा होने के बजाय सिर्फ आर्मी जनरल्स को इससे फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेस अब आर्मी जनरल्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब उन लोगों ने क्लेम तो किया था कि वो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ पर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि सारी की सारी मेजर रिसोर्सेस यहाँ पर थी, उनका कंट्रोल आर्मी जनरल्स के हाथ में आ चुका था। लेकिन लिबिया में हमने जैसे देखा कि आर्मी रूल ने वहाँ पर लाया था एक अच्छा सा डेवलपमेंट और वेलफेयर, लेकिन बर्मा में इसका टोटली ऑपोजिट हुआ, क्योंकि बर्मा में कंट्री और ज़्यादा पुअर होती चली गई। यहाँ पर पीजेंट्स सबसे ज़्यादा बैडली सफ़र करने लगे थे, क्योंकि सबसे पहले तो उन लोगों को, कई सारे लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि वो लोग लेबर के लिए अपने चिल्ड्रन को यहाँ पर आर्मी को सेल कर दे। नेक्स्टली यहाँ पर कई सारे लोगों को फोर्सफुली माइंस में या फिर माइंस में काम करवाया जा रहा था या फिर सेमी स्लेव कंडीशंस में रखा जा रहा था। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के भी कई सारे इन लोगों पर इल्ज़ाम लगे थे, क्योंकि सबसे पहले इन लोगों ने कई सारे
सबसे पहले इन लोगों ने सीरियस ह्यूमन अब्यूसेस के इल्ज़ाम थे इन लोगों के ऊपर, फ़ोर्स शिफ्टिंग यानी कि वो लोग वहाँ के सिविलियंस को फ़ोर्सफुली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दिया करते थे। फ़ोर्स लेबर ये लोग लोगों से करवाया करते थे, इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर। स्टूडेंट्स कई बार इस मिलिट्री रूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया करते थे, लेकिन आर्मी उनके सारे प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया करती थी। 1988 में ऐसे ही ह्यूज प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, लेकिन आर्मी ने उस टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से हम मिलिट्री गवर्नमेंट का क्रूअल नेचर भी देख पाए। अब 1988 में एक न्यू मिलिट्री काउंसिल ने पावर को अपने हाथों में लिया और उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया कि वो लोग अब कंट्री में इलेक्शंस फिर से करवाएंगे। लेकिन अराउंड दिस टाइम ऑन्ग सन सू की, जो कि ऑन्ग सन की बेटी थी, यहाँ पर एमर्ज हुई एज ए लीडर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, रिफॉर्म्स और पीपल्स राइट्स। इलेक्शंस एज प्रॉमिस्ड यहाँ पर 1990 में करवाए गए और ऑन्ग सन सू की पार्टी, जो कि थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, 80% सीट्स के साथ इस इलेक्शन को जीत गई। इवन दो उस टाइम पर वो जेल में थी, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी आसानी से इन इलेक्शंस में जीत गई। लेकिन मिलिट्री ने, आर्मी के लोगों ने यहाँ पर उनको पावर देने से रिफ्यूज़ कर दिया, इवन दो वो लोग जीत चुके थे। तो इसीलिए इसके बाद ऑन्ग सान सू की को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रही थी, वो अपने लोगों से मिल भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं किया और साथ में वो अपने सन्स यानी कि बच्चों से मिल भी नहीं पा रही थी। अब इंटरनेशनल प्रेशर धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को देखकर कंट्री पर बनने लगा। इंटरनेशनल प्रेशर यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ पर कंट्री पर लगने लगे। कई सारी कंट्रीज ने इकोनॉमिक सैंक्शंस बर्मा पर डाल दिए थे और इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने बर्मा के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बर्मा अपने गुड्स दूसरी कंट्री पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था और इसी के साथ नेसेसरी जितने भी ये लोगों को इंपोर्ट्स करना होता है कंट्री के लिए, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट्स भी नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से इकोनॉमी को बैडली सफ़र करना पड़ा और इवन दो कॉमन पीपल को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ये सैंक्शन गवर्नमेंट को मिलिट्री रूल को प्रेशराइज करने के लिए बनाए जा रहे थे। अब हम बात करते हैं ग्लोबल डिमांड फॉर डेमोक्रेसी की, यानी कि इन सारे ईयर्स जितने भी पास होते गए, लोगों ने और कंट्रीज अराउंड दी वर्ल्ड में सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था और मिलिट्री को डेमोक्रेसी लाने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीक़ों से प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी बर्मा में स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी चलता रहा और स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अटेंशन के बाद भी ये लोग आसानी से अपना इंडिपेंडेंस ले नहीं पा रहे थे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है चेंज इन बर्मा। 2008 के बाद बर्मा में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि सबसे पहला है रेफरेंडम। यानी कि रेफरेंडम का एक मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इशू हो और आपको अगर राय लेना है तो इसके लिए आप पब्लिक की डायरेक्ट वोटिंग इस पर रखते हैं, तो इसे हम रेफरेंडम कहते हैं। तो रेफरेंडम यहाँ पर कंडक्ट किया गया था लोगों का अप्रूवल जानने के लिए टूवर्ड्स डेमोक्रेसी, तो जिसके बाद कंट्री का नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेसी रखा गया। हाउएवर सिस्टम अभी भी फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि जो गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुई थी वो आधी तो लोगों के वोट से और इलेक्शन प्रोसेस से हुई थी, लेकिन आधी यानी कि पार्टली मेंबर्स ने, मिलिट्री के मेंबर्स ने भी यहाँ के मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। तो इलेक्शंस यहाँ पर दोबारा 2010 में हुए अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, लेकिन ऑन्ग सान सू की को इस बार इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। उन्हें हाउस अरेस्ट से रिलीज तो किया गया, लेकिन सिर्फ इलेक्शंस के हो जाने के बाद, जिसकी वजह से उनकी पार्टी ने भी इन इलेक्शंस को जमकर बॉयकॉट किया और मिलिट्री ने जिस पार्टी को सपोर्ट किया था, जो कि यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP, वो आसानी से इलेक्शन के सीट्स जीत गई, जिसके बाद कई सारे लोगों ने इन इलेक्शंस को अनफेयर भी बुलाया। लेकिन अब मिलिट्री जनता को डिसॉल्व कर दिया गया और थिएन सेन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए उस कंट्री के। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। हमने इस चैप्टर के अंडर दो अलग अलग कंट्रीज के बारे में जाना, जो कि है लिबिया और बर्मा। ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोनों प्लेसेस पे लोगों ने सिमिलरली स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए। उन लोगों को अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो था फ्रीडम। लिबिया में हमने देखा कैसे गद्दाफी और RCC ने एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट किया, जहाँ पर लोगों को एजुकेशन, जॉब्स और बेसिक फैसिलिटीज़ मिली। लेकिन बर्मा में मिलिट्री रूलर्स ने स्टार्ट तो किया था वेलफेयर
वेलफेयर मेजर्स और लैंड रिफॉर्म्स से, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने आर्मी कंट्रोल कंट्री में करना इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे कंट्री के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने लगे, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे पुअर होते चले गए और बाद में एक्सट्रीमली पुअर हो गया सारा का सारा नेशन। दोनों ही कंट्रीज में पावर मिलिट्री के लोगों के हाथ में थी। यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट थी जो कि नहीं चाहती थी कि डेमोक्रेटिक कभी इनकी कंट्री बने, तो इसीलिए उन लोगों ने कभी यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस अलाउ नहीं किए। पॉलिटिकल पार्टीज को वो लोग बैन कर देते थे और इन लोगों ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी पार्टीज में या गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया था, उन्हें वो लोग अलाउ नहीं करते थे। उन लोगों ने लोगों को अपनी बेसिक राइट्स से डिनाई कर दिया था, जो कि था फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से लिबिया और बर्मा में लोगों ने एक ऐसी गवर्नमेंट की डिमांड की जिसे वो लोग खुद से इलेक्ट करके चूज कर सके, ताकि उन्हें दोबारा से उनके राइट्स, जैसे कि फेयर प्रोसेस से उन्हें उनके राइट्स मिल जाए, फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियंस, फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस और राइट फॉर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज टू फंक्शन फ्रीली। तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये था कि बर्मा की शुरुआत हुई थी एक डेमोक्रेसी के साथ जो धीरे धीरे मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आ गई, लेकिन लिबिया की शुरुआत यहाँ पर हुई थी मोनार्की से, जो कि धीरे धीरे मिलिट्री कंट्रोल में आ गई। लेकिन दोनों ही कंट्रीज में यहाँ पर एक बात सिमिलर थी कि यहाँ पर जितने भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे और एथनिक डिविजन्स थे और ट्राइबल ग्रुप्स थे, इन लोगों की ही वजह से इनकी डेमोक्रेसी फॉर्मेशन में इन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था। बढ़ते हैं हमारे आज के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है द मार्च ऑफ डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी से इंग्लैंड में, जो कि स्लोली वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड होती चली गई। एट फर्स्ट इस आइडिया ने लोगों की मदद की टू फाइट अगेंस्ट किंग्स और फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी कि पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, जिसके बाद बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिले यूरोप और अमेरिका में ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरीज, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई। अब बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन और कोलोनिज्म की वजह से यहाँ पर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग क्रिएट हो चुके थे जो कि डेमोक्रेटिक आइडियाज को सपोर्ट करते थे। ऑल्दो हर कंट्री अलग अलग थी, लेकिन डेमोक्रेसी ने हर किसी को एक फेयर वे दिया अपने अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए। तो इसीलिए हर कंट्री ने अपनी एक ओन टाइप की डेमोक्रेसी को बनाना स्टार्ट कर दिया था। 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट आइडिया बन चुकी थी टू फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल इन एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पर कई सारी कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुए और डेमोक्रेटिक भी हुए, लेकिन कुछ अदर कंट्रीज भी हैं जैसे कि बर्मा और पाकिस्तान, जिनसे अपनी डेमोक्रेसी यहाँ पर मेंटेन नहीं की गई या फिर कंट्रोल नहीं की गई, जिसकी वजह से वो लोग जल्द ही मिलिट्री रूल के अंडर आ गए। इसीलिए अब कई सारी कंट्रीज आज भी फाइट करती है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, जैसे कि हमने अभी इस लेसन में लिबिया और बर्मा के बारे में देखा। अब इसी टाइम पर एक कम्युनिज्म नाम का नया वर्ड भी आया था, जिसका मतलब ये है कि ये कम्युनिज्म के अंडर भी यहाँ पर लोग यहाँ पर कंट्री के सारे जितने भी मेजर रिसोर्सेस है गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है और इन द नेम ऑफ इक्वालिटी चलते हैं वो लोग। तो इस कम्युनिज्म के वर्ड पर भी हमने कई सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशंस को यहाँ पर देखा है, जैसे कि यूएसएसआर, चाइना, वियतनाम और क्यूबा, जहाँ पर गवर्नमेंट ने लैंड को और फैक्ट्रीज को ओन कर लिया था और वही लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन हाउएवर ये कंट्रीज ने भी यहाँ पर दोबारा से लोगों को फ्रीली जीना और फ्री इलेक्शंस, फ्री मीडिया और ऑपोजिशन को ये लोग अपोज करते थे और इसी की वजह से लोगों ने दोबारा से अपने फ्रीडम को लूज कर दिया था। अब 1991 में यूएसएसआर पूरी तरीके से टूट चुकी थी, यूएसएसआर ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद कई सारे कंट्रीज़ ने भी अपने अपने पास से अपना कम्युनिस्ट रूल ख़त्म कर दिया और उन लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया, इवन दो उनके लिए ये शुरुआत में उतना ज़्यादा आसान था नहीं। अब आज हम देखते हैं कि कैसे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी विथ फ्रीडम एंड राइट्स इज़ बेस्ट सिस्टम। अब एक न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, जहाँ पर इवन पुअर और वीक पीपल भी बात कर सकते हैं, नेशन के उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो लोग अपने डिसीजंस को, और जस्टिस और पीस के साथ पूरी तरीके से एक कंट्री में अपने पूरे राइट्स के साथ रह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था, मैं एक बार फिर से कहती हूँ कि आपके सारे नोट्स के कमेंट्स को देखते हुए हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च करने के बारे में सोचा है। वेबसाइट तो रेडी है, लेकिन नोट्स आपको शॉर्टली वहाँ पर मिल जाएंगे।
सो आप उन्हें जाकर चेक कर सकते हैं उस टाइम पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेटेड फील होता है। तब तक के लिए बाय।